मराठा साम्राज्य, देखो मराठा साम्राज्य के बारे में कहा जाता है मराठा, पहली बात तो बताइए किस स्पेसिफिक स्टेट के लिए बोला जाता है। तो ये सब जानते होंगे कि भैया महाराष्ट्र को हम मराठा से रिलेट करते हैं। दरअसल में जो मराठा है वह राठा शब्द से उत्पन्न हुआ है। राठा यानी कि जो आपका पठारी भूमि है उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको मराठा कहा गया। पहले मराठा शब्द को ही समझते हैं, पहले मराठा शब्द को समझते हैं कि मराठा हम किसको बोलते हैं। देखो कोंकण तट है, आपने देखा होगा भारत में अरब सागर की तरफ जो कोंकण है, कोंकण, या मैं दक्षिण भारत में अभी आपको बताया नहीं है मैंने, बहमनी प्रदेश बट गया था, जैसे उसमें आपका खानदेश होता था। बीच बीच में हमारी क्लासेस में जिक्र भी आया, बरार होता था, बरार, बरार हो गया। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया, एमपी का कुछ हिस्सा, हैदराबाद का एक तिहाई हिस्सा, हैदराबाद जो प्राचीन हैदराबाद था उस हैदराबाद का वन थर्ड, यानी कि जो महाराष्ट्र की तरफ है। तो इन सब को लगभग एक आइडिया आप अपने दिमाग में बना लीजिए। इस सब क्षेत्र को कहा जाता था मराठावाद, मराठावाद और मराठावाद। और इसी मराठावाद क्षेत्र की भाषा बाद में हुई मराठी भाषा। मराठी भाषा क्यों हुई इसका भी कारण था। जैसे मैं आपसे पूछूं, जब मुगल उत्तर भारत में शासन कर रहे थे तो मुगलों की भाषा कौन सी थी, तो आप कहेंगे भैया मुगलों की भाषा हुआ करती थी, उनकी जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज थी, या उनका अगर मैं हम बात करें आपसे जो भी संपर्क भाषा थी वह हुआ करती थी फारसी। तो फारसी का चलन उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अगर हम बात करें आपका जो उर्दू भाषा है वह भी अपने बहुत चलन में आने लगी। तो आप एक बात समझिए, उस समय के जो किसान हुआ करते होंगे वो किसानों को अगर कोई भूमि का कागज भी यदि फारसी में दिखाया जाता होगा तो उस बेचारे किसान को क्या समझ में आता होगा। तो आप कहेंगे इस लैंग्वेज के आधार पर भी बहुत सारे फ्रॉड किए गए। फारसी भाषा को हमारे लोगों पर आपका मतलब उस तरह से लागू कर दिया गया कि उसके कोई शिक्षा संस्थान या उस तरह से नहीं थे कि लोग उसको सीख पाए। इसी समस्या को छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने महाराष्ट्र में देखा था, क्योंकि महाराष्ट्र में भी फारसी का चलन था। जब उन्होंने वहां पर जमीन नपवाई कि भाई जो अधिकारी हैं वो बेवजह की वसूली तो नहीं करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले यही किया था कि जो भी पेपर्स होंगे, लैंड पेपर्स यानी कि भूमि के जो कागजात होंगे वो फारसी में तैयार ना होकर के किस में होंगे, मराठी में होंगे। और उन्होंने मराठी को क्या बोल दिया था आपका कि ये हमारी अब ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कि ये हमारी प्रशासकीय भाषा या हम बोले शासकीय भाषा हमारी जो होगी वो मराठी होगी। हम सब करें, कॉन्सेप्ट क्लियर आया, समझ में आया क्यों हुआ इस तरह का। अब थोड़ा मराठा को समझिए। देखो मराठा, आप कभी इस कल्चर को महसूस करें, आप देखें कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम का बड़ा जोश है। ऐसे किसी जोश को यदि आप किसी प्राचीन राजा से जोड़ के देखेंगे तो पूरा एक स्टेट में मतलब सभी जाति के लोगों में आप ये पाएंगे कि इस बात का अभाव है कि किसी एक नाम पर इतने लोग संगठित नहीं होते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों चाहे लोग हों। तो आप कहेंगे मराठा मतलब इतना उत्कर्ष कैसे हुआ, और जो मुगलों से उन्होंने संघर्ष किया उसके क्या रीजन्स थे उनको समझे थोड़ा सा। देखो पहला रीजन है वहाँ की आपका जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है। पहली चीज मैं आपको बता दूं मराठा उत्कर्ष के बारे में। मराठा उत्कर्ष यानी मराठाओं का जो उत्थान हुआ, तो ये जो उत्कर्ष हुआ इसमें पहली चीज है आपका ज्योग्राफिकल कंडीशंस, यानी कि वहाँ की भौगोलिक स्थितियां। महाराष्ट्र में भूमि कैसी है बताओ जरा। दक्कन का पठार सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो जो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी वो उनको बहुत बेहतर बनाती थी, क्योंकि महाराष्ट्र में भाग कैसा है, पठारी भाग है। अब पठारी भाग पे जिन लोगों ने मेहनत की होगी, भाई साहब आप क्या क्लिक क्लिक कर रहे हैं, भैया प्लीज आप कॉपी पेस्ट मत किया करो। आप कॉपी पेस्ट करते हैं कि बात भौगोलिक स्थितियों की अगर हम बात करें तो जो पठारी भाग पे जिन लोगों ने अपना जीवन जिया है वो आपका आप कहेंगे संघर्षशील रहे होंगे, मेहनती रहे होंगे और साहसी रहे होंगे। तो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस में सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ के जो किले थे, वहाँ के किलों को बनाना, उनको सुरक्षा देना बहुत आसान था, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपको है तो आप उन किलों को बना सकते हैं। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति यदि ये जाए उन किलों पर आक्रमण करने के लिए तो उन किलों को जीतना उतना ही कठिन था। उन किलों को सुरक्षा देना आसान था, उन किलों को जीतना बड़ा कठिन था।
तो ये भी एक विजय का कारण था। समझ में आया भौगोलिक स्थितियां क्यों? बस जस्ट समझने के लिए, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, 15वीं और 16वीं शताब्दी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो साथी आपका भक्ति सुधार आंदोलन चला, हम इसको पढ़ाएंगे आपको अलग से क्लास लेकर के। भक्ति सुधार आंदोलन क्या था, संत लोग क्या कहते थे? भक्ति सुधार आंदोलन। तो जो भक्ति आपका, या हम बोले सिर्फ भक्ति आंदोलन भी इसको बोले तो हम एक कोई दोहराई नहीं है। भक्ति आंदोलन, देखो जो भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में चला, जो भक्ति मूवमेंट चला, उस भक्ति मूवमेंट ने क्या किया कि वहां पर सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। यानी कि आपका रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए और आपका सोशल रिफॉर्म्स हुए। तो सोशल रिफॉर्म्स आप किसको कहते हैं, जरा सोचिए। आज समाज में अगर मैं आपसे पूछूं, यदि आप एक अच्छे छात्र हैं और यदि आप थोड़े से चिंतक हैं, तो आज आप बताइए समाज में एक दूसरे से जो दूरियां हुई हैं वो किस व्यवस्था की वजह से हुई हैं? मैं आपसे कहूं एक शब्द आप इसके लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? मेजर। उसके अभी हम पीछे के कारणों की बात नहीं कर रहे हैं कि किन्होंने वो कारण पैदा किए। कोई भी चीज एकदम से पैदा नहीं होती। एक शब्द आपका आएगा, बहुत सारे साथियों ने कहा जाति, और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। कुछ साथियों ने धर्म लिखा, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इसके आधार पर लोगों के बीच में एक गैप क्रिएट किया गया। अब यहां पर जब हम बात करें, जब भक्ति आंदोलन चला तो भक्ति आंदोलन में हुआ सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार में क्या हुआ कि ऊंच नीच की भावना को खत्म किया जाए। कौन ऊंचा है कौन नीचा है, ये गैप होना ही नहीं चाहिए, इसको खत्म किया जाए। हम सब मनुष्य हैं और हमें एक दूसरे को मनुष्य होने के नाते मनुष्य की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो उस भक्ति आंदोलन ने क्या किया, पूरे महाराष्ट्र में एक प्रभाव डाला। तो लोगों के बीच की जो दूरियां थी वो कम हुई, और ये महाराष्ट्र के संतों ने करके दिखाया। चाहे वहां पे आपके जो भी संत रहे महाराष्ट्र के, अभी हम आपको नोट कराएंगे सारी युद्ध महत्वपूर्ण है। मान के चलो गुरु थे इनके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, या आपका एकनाथ गुरु थे वहां पर इनके समय पर, वामन पंडित थे जिन्होंने इस काम को करके दिखाया। तो वहां पर महाराष्ट्र में राजनीतिक सुधार, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है वो तो बाद में हुए, उससे पहले क्या हुआ है, सामाजिक सुधार हुए हैं। समाज के बीच की जो दूरियां हैं उनको कम किया गया है ताकि समाज संगठित हो पाए। आप अपने आप को कैसे एक रूप दे पाएंगे, आप कैसे यूनिटी को दिखा पाएंगे। कहीं कल जरूरत होगी, उन्होंने ये बात सिद्ध की, कल आपको जरूरत होगी किसी आक्रांता से लड़ने की, किसी विदेशी शक्ति से लड़ने की आपको जरूरत हुई, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसका नेतृत्व किसी अन्य जाति का व्यक्ति कर रहा हो और आप ये कहेंगे ये तो हमारी जाति का व्यक्ति नहीं है और इस संघर्ष में हम इस व्यक्ति के साथ नहीं है। तो इसमें तो एकता फिर दिखाई नहीं देती। तो उन्होंने सारे महाराष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरो दिया। महाराष्ट्र का एक एक गांव मुगलों के खिलाफ किला बन के खड़ा हो गया। तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि जो असमानता है, जो आपका बीच की खाई है, जो बीच की दूरियां हैं, उनको दूर करने का काम किया गया। क्लियर है भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव रहा? तो भैया राजनीतिक सुधारों से पहले, और मैं कल की क्लास में कह भी रहा था आपसे, पिछली क्लास में मैंने कहा कहीं पर भी राजनीतिक सुधार होने से पहले यह जरूरी है कि वहां पर सामाजिक और धार्मिक सुधार किए जाएं। ये राजनीतिक सुधारों से कहीं ज्यादा होना जरूरी है। तीसरी चीज, दक्षिण में जो साउथ था, दक्षिण में जो हिंदू मुसलमान संतुलन था, हिंदू मुसलमान संतुलन, इसको समझे। उत्तर भारत में आक्रांता आए, खूब तबाही मचाई, औरंगजेब कितना क्रूर शासक रहा ये पूरा देश जानता है। ऐसी स्थिति आ गई थी कि औरंगजेब के समय पर उत्तर भारत में हिंदू मंदिर बहुत सीमित संख्या में रह गए थे, और अगर रह गए थे तो बहुत छोटे छोटे मंदिर थे जो कहीं गलियों और कोनों में थे। दूसरा, इन्होंने अपनी भाषा फारसी को बहुत जोर दिया और लोगों पर उसको थोपने का प्रयास किया। और यही दो चीजें क्या हो गई कि लोगों में आपका इनसिक्योरिटी का भाव आ गया, असुरक्षा का भाव आ गया। और ये असुरक्षा का भाव कहां पर था आपका? ये था उत्तर भारत में। दक्षिण भारत के लोग भी जानते हैं ना, कल को ये स्थितियां दक्षिण भारत में भी होंगी। आप किसी घटना के हो जाने के बाद में सतर्क होंगे या पहले हो चुकी किसी घटना से आप सतर्क हो जाएंगे? आप क्या चुनेंगे?
दक्षिण के लोगों ने या महाराष्ट्र के लोगों ने चुना कि ये उत्तर में घटित हो चुका है तो ये दक्षिण में भी घटित होगा। इससे अच्छा है कि हम सब लोग संगठित हो जाएं, एक भाषा के तले चाहे संगठित हो जाएं, या किसी आपका एक प्रेम के तले, या किसी एक स्वप्न के लिए, किसी ड्रीम के लिए हम लोग एकजुट हो जाएं। और वो ड्रीम था स्वराज, यानी कि किसी का जो आदेश है, गलत आदेश हमारे ऊपर थोपा ना जाए। प्रजा की राजा से सिर्फ यही उम्मीद होती है कि राजा प्रजा के हितों का ध्यान रखे, और वो सब लोग इकट्ठे हो गए। चौथी चीज ये था आपका औरंगजेब का धर्मांध होना। औरंगजेब के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कितना धर्मांध था। औरंगजेब का धर्मांध होना यानी उसका पक्ष किस आपका क्या कहेंगे आप, इस्लाम धर्म की तरफ ज्यादा था। उसको सियाओं की भी फिक्र नहीं थी, उसको सिर्फ सुन्नी मुसलमानों की फिक्र थी। हिंदू जनता, हिंदू प्रजा का उसको बिल्कुल ख्याल नहीं था। उसके सारे उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। तो आप कहेंगे हाँ, ये फैक्टर्स क्या रहे इससे महाराष्ट्र की जनता में, वो जब प्रचारित प्रसारित हुई बातें तो उनको लगा कि यार हमको तो यूनाइट हो जाना चाहिए, और वो यूनाइट हो गए। हम सब करें, यहाँ तक की बात क्लियर है। महाराष्ट्र के बैकग्राउंड के बारे में हम क्या बात करें, मराठा एम्पायर के बारे में। अब आते हैं मराठा एम्पायर के बारे में। आपका एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, लिखें मराठा एम्पायर। ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। किससे? सिसोदिया वंश से, सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। जैसे मैं आपसे पूछूं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो परिवार है वो कौन सा परिवार था, उनका संबंध किस परिवार से था? ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। क्या बोलेंगे? दे दे बिलोंग्ड टू सिसोदिया डायनेस्टी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ तो बनारस के एक पंडित गए थे, जिनको हम आपका गंगा भट्ट या विश्वेश्वर के नाम से जानते हैं, जो उस समय के आपका बहुत प्रकांड ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक किया तो उन्होंने उनकी वंशावली के बारे में वहां पर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। अब ये सिसोदिया वंश कहाँ पे था? सिसोदिया वंश तो हम सब जानते हैं कि वो तो राजस्थान में था भैया। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और वहां पर अव्यवस्थाएं उसने पैदा की, तो बहुत सारे लोग क्या है वहां से पलायन कर गए। और उन्हीं पलायन करने वाले लोगों में एक परिवार इनका भी था, जो आकर के महाराष्ट्र में उस टाइम सेटल हो गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनका संबंध जो है वो सिसोदिया वंश से था। 1303 भैया ठीक आंसर है एकदम से। यहाँ पर आएंगे आगे, तो इस सिसोदिया वंश से दो व्यक्ति हैं आपका। कौन व्यक्ति है? सुजान सिंह। कहते हैं यहाँ से जो व्यक्ति चले थे वो हैं सुजान सिंह और सज्जन सिंह। सुजान सिंह एंड सज्जन सिंह। सुजान सिंह एंड सज्जन सिंह। सुजान सिंह और सज्जन सिंह इन्हीं के वंशज हैं। वंशज, पुत्र मत समझ लेना, वंशज, कि 1303 और 1600 में बहुत फर्क होता है। इन्हीं के वंशज हैं मालोजी। मालोजी। और मालोजी कौन है? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी का क्या नाम है? अक्सर बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं, मेरा प्रश्न आपसे भी है, आंसर करेंगे भैया। मालोजी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी हैं, दादा हैं उनके। ठीक है, और मालोजी, इनके बाद में आपका है शाहजी भोसले। अब तुमने क्या लिखा होगा, सबने दादोजी कौंडदेव लिखा होगा, मुझे पता है बहुत सारे साथियों ने। शाहजी भोसले लिखा था कौंडदेव या नहीं? हाँ, कौंडदेव इसलिए लिखते हैं दादा कौंडदेव, क्योंकि उनके नाम के आगे दादा लिखा हुआ, उनके नाम के आगे, तो हम अक्सर ये समझ लेते हैं वो उन्हीं के दादा हैं। जैसे रामशरण साहू जी ने कहा कौंडदेव, अक्सर ज्यादातर बच्चों का, रवीना वर्मा जी का भी यही आंसर था। कोई नहीं, तो उनके दादाजी का नाम क्या है? मालोजी। और शाहजी भोसले कौन है? उनके पिताजी हैं, पिताजी। और शाहजी भोसले, तो यहां पर आप याद रखेंगे कौन सा परिवार हो गया इनका? भोसले परिवार, भोसले फैमिली। और इन्हीं परिवारों से तो आपका सब लोग अलग हुए जिनको आप आज जानते हैं। सिंधिया के नाम से आप जानते हो, चाहे चाहे आप गायकवाड़ के नाम से जानते हो, चाहे आप भोसले फैमिली के नाम से जानते हो,